नमस्कार। मेरा नाम है शिवम कुमार लोटस फे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ द सेकेंड कमिंग। यह एक पोयम है जिसे लिखा है विलियम बटलर येट्स ने। द सेकेंड कमिंग पोयम को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद लिखा गया था और इसलिए इस पोयम में पोइट की एंजाइटी और डर दिखाई देता है, क्योंकि पोइट का यह मानना है कि आने वाला युग बहुत ही डरावना होगा और इसका कारण होगा इंसानों का बढ़ता हुआ पाप और आपसी कलह। अब हम सबसे पहले इस पोएम के टाइटल के बारे में जानेंगे। द सेकेंड कमिंग। लगभग हर धर्म में यह माना जाता है कि ईश्वर एक बार फिर से इस धरती पर जन्म लेंगे। ठीक ऐसे ही ईसाई धर्म में भी यह आस्था है कि जब धरती समाप्त होने वाली होगी तब जीसस क्राइस्ट एक बार फिर से इस धरती पर जन्म लेंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जीसस क्राइस्ट एक बार पहले भी जन्म ले चुके हैं और उनका एक दूसरा जन्म भी होगा जिसमें वह पाप को समाप्त करेंगे और एक बार फिर से परमपिता परमेश्वर का राज्य स्थापित करेंगे। द सेकेंड कमिंग शब्द का लिटरल मीनिंग होता है किसी शक्ति का पुनर्जन्म। पोएट विलियम बटलर यीस्ट ने द सेकेंड कमिंग को एक फ्रेज के रूप में इस्तेमाल किया है। उनका यह मानना है कि भविष्य में बदलाव तो जरूर आएगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह बदलाव आशावादी हो। जरूरी नहीं है कि यह बदलाव पॉजिटिव हो। आने वाला बदलाव विनाशकारी और अंधकारमय भी हो सकता है। अब हम इस पोएम के एक्सप्लेनेशन पर आते हैं, जहां पर मैं आपको ये पोएम बेहद सरल व आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा। पोएम के एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स बताना चाहूंगा। गायर का मतलब होता है चक्र या फिर गोल गोल घुमाव। फैल्कन का मतलब होता है बाज पक्षी और फैल्कनर का मतलब होता है बाज पालने वाला। एनार्की का मतलब होता है अराजकता या फिर कुप्रबंधन। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग गायर द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर। पोइट यहाँ पर एक बाज पक्षी को इमेजिन करते हुए ये कहते हैं कि एक बाज पक्षी बढ़ते हुए घेरे में गोल गोल घूम रहा है और फैल्कनर यानी कि बाज पालने वाले की आवाज को नहीं सुन पा रहा है। वाइडनिंग गायर से मतलब है एक ऐसा चक्र जो निरंतर बड़ा हो रहा है। यहाँ पर चक्र से मतलब है मानव सभ्यता से, जो कि सदियों से बनती और बिगड़ती आ रही है और जैसे जैसे मानव सभ्यता का घेरा बड़ा हो रहा है यह अपना कंट्रोल खुद से ही खोता जा रहा है और बाज पक्षी खुद को मालिक समझने लगा है और वह अपने मालिक की यानी कि फैल्कनर की आवाज नहीं सुन पा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि हमारी बातचीत के आधार एकदम टूट चुके हैं और हमारी सभ्यता की मूल परंपराओं से हमारी पकड़ एकदम छूट सी रही है। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, मेयर एनार्की इज लूजेंड अपॉन द वर्ल्ड। थिंग्स फॉल अपार्ट यानी कि चीजें बिखर सी रही है जिन्हें उसका केंद्र संभाल कर अपनी जगह पर नहीं टिका पा रहा है और यानी कि एनार्की ही इस दुनिया पर हावी हो गई है। पोइट यहाँ पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी नैतिकता और स्थिरता अब एकदम बिखर सी रही है और केंद्र यानी कि सेंटर भी अब इन्हें संभाल कर नहीं रख पा रहा है। आजकल हम लोग एक दूसरे का इज्जत सम्मान नहीं करते और सिर्फ हम अपने ही भले के बारे में सोचते रहते हैं, फिर चाहे उसमें लोगों का भला हो या फिर नुकसान, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए पोइट ये कहते हैं कि चीजें बिखर रही है और ऐसा लगता है कि पूरे संसार पर एनार्की यानी कि अराजकता हावी हो गई है। जब कोई रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता तो इसे अराजकता कहा जाता है और पोइट को ऐसा लग रहा है कि इस पूरी दुनिया में अराजकता फैल गई है यानी कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। द ब्लड डीम टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउंड। ब्लड यानी कि खून, खून से भरी हुई टाइड ज्वार की तरह फैल गई है और हर जगह मासूमियत की रस्म में डूब गई है। ड्राउंड का मतलब होता है डूबना। द ब्लड डीम्ड टाइड
यह एक फ्रेज है, यानी कि एक मुहावरा है, जिसका मतलब होता है खून की लहर बहना। यहाँ पर पोएट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की तबाही के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बहुत ही खतरनाक रूप से हिंसा की गई थी, जिसमें कई सारे निर्दोष लोगों को बुरी तरह से मार दिया गया था। और इसलिए पोइट ये कहते हैं कि समाज की पवित्रता और मासूमियत अराजकता की हिंसा में डूब गई है। द बेस्ट लैक ऑफ कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। इसका मतलब होगा जो बेस्ट हैं, यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनमें कोई भी कन्विक्शन नहीं बचा है। जबकि जो लोग बुरे हैं, जो लोग बेकार हैं, खराब हैं, वह लोग उत्साही ऊर्जा से भरे हुए हैं। यहाँ पर पोइट ये कहना चाहते हैं कि अच्छे लोगों में एक बुराई होती है कि वह लोग झंझटों में पड़ना नहीं चाहते। जब कहीं बुराई होती है तो अक्सर अच्छे लोग जो होते हैं अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और यही कारण है कि बुराई और ज़्यादा फैल जाती है। और इस कारण से जितने बुरे लोग होते हैं उनमें एक उत्साह जाग जाता है, एक उत्साह की ऊर्जा भर जाती है। दोस्तों, अब हम चलेंगे सेकंड स्टेंजा पर। रेवलेशन का मतलब होता है आकाशवाणी या फिर इल्हाम। पिटिलेस का मतलब होता है क्रूर या फिर बेरहम। और इंडिजेनेंट का मतलब होता है क्रोधित होना या फिर गुस्से में। श्योरली सम रिविलेशन इज एट हैंड, श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड। एट हैंड एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कोई चीज पास में ही या फिर जल्दी होने वाली है। तो पोइट ये कहते हैं कि श्योरली यानी कि निश्चित रूप से कोई आकाशवाणी जल्दी होने वाली है। निश्चित रूप से श्योरली द सेकेंड कमिंग यानी कि दूसरा आगमन होने ही वाला है। क्रिश्चियन रिलीजन में ये माना जाता है कि सेकेंड कमिंग के होने से पहले एक भविष्यवाणी होगी और फिर किसी शक्ति का जन्म होगा। इसीलिए पोइट ये कहते हैं कि निश्चित रूप से कोई भविष्यवाणी होने वाली है और निश्चित रूप से कोई सेकेंड कमिंग यानी कि कोई दूसरा आगमन जल्दी होने वाला है। द सेकेंड कमिंग, हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी ट्रबल्स माई साइट। स्पिरिटस मुंडी का मतलब होता है आत्मा की दुनिया। पोइट यहाँ पर ये कहते हैं द सेकेंड कमिंग, जैसे ये शब्द आकाशवाणी से बाहर आएंगे, यानी कि जैसे ये शब्द सुनाई पड़ेंगे, तभी आत्मा की दुनिया से एक विशाल छवि मेरी दृष्टि को, मेरी नजरों को परेशान करेगी। समवेयर इन द सेंड्स ऑफ द डेजर्ट अ शेप विथ लॉयंस बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन। समवेयर से यहाँ पर यह मतलब है कि दूर किसी रेगिस्तान में, रेगिस्तान की रेत में पोइट को एक आकृति दिखाई देगी जिसका शरीर तो शेर का होगा लेकिन चेहरा इंसान का होगा, माथा इंसान का होगा। यह इमेजिनेशन काफी अटपटी से लगती है क्योंकि एक ऐसी आकृति दिखाई दे रही है जिसका शरीर तो शेर का है लेकिन उसका चेहरा एक इंसान का है। ये काफी वियर्ड इमेजिनेशन है। यहाँ पर पोएट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संसार में कुछ ऐसा होने वाला है जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ है, और जो कुछ भी होने वाला है वह बहुत ही डरावना और खतरनाक होगा। अ गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन। इस लाइन का ये मतलब है कि जो आकृति दिखाई देगी वह सूरज की तरह, सन की तरह, उसकी गेज यानी कि उसकी झलक एकदम सूरज की तरह खाली होगी और पिटीलेस होगी। पिटीलेस का मतलब होता है निर्दयी, यानी कि जो आकृति दिखाई देने वाली होगी उसकी झलक खाली और निर्दयी होगी। जिस तरह सूरज रेगिस्तान में किसी पर भी रहम नहीं खाता, ठीक वैसे ही वह आकृति भी किसी पर भी रहम नहीं खाएगी। यानी कि व्यक्ति इतना क्रूर और निर्दयी हो जाएगा कि वह किसी का भी अच्छा और बुरा नहीं देखेगा और वह सिर्फ यही चाहेगा कि वह किस तरह लोगों का नुकसान कर सके। इज मूविंग इट्स स्लो थाइज while all about it real shadows of the indigenous desert birds। इस लाइन का ये मतलब होगा कि वह आकृति
जिसके बारे में पोइट बात कर रहे हैं, जिसका कि शरीर शेर का होगा और उसका माथा एक इंसान का होगा। वह धीरे धीरे अपनी थाइस को, अपनी जांघों को हिलाते हुए आगे बढ़ेगा, जबकि उसके चारों ओर इंडिजिनेंट डेजर्ट बर्ड्स की छाया घूमेंगी। इंडिजिनेंट डेजर्ट बर्ड से यहाँ पर ये मतलब है रेगिस्तान के वह पक्षी जो बहुत ही दुरस्त और बुरी अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसे पक्षियों की छाया उसके आसपास घूमती हुई दिखाई देगी। पोएट यहाँ पर एक बहुत ही डरावना मंजर इमेजिन कर रहे हैं। वह एक ऐसी आकृति को इमेजिन कर रहे हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, यानी कि उसे अब रोकना बहुत ही असंभव सा लग रहा है। यह आकृति इतनी बेकार है, इतनी खराब है कि जैसे जैसे वह रेगिस्तान में आगे बढ़ रही है, रेगिस्तान के पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और रेगिस्तान के पक्षी धीरे धीरे उसके ऊपर एक साए की तरह चल रहे हैं। यह नज़ारा ये बताता है कि आने वाला समय मृत्यु और मातम का समय होने वाला है, जिसे रोक पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेंजा पर। वेक्स्ड का मतलब होता है बेचैन होना या फिर परेशान होना। स्लाउचेस का मतलब होता है अपने कंधे झुकाकर बड़े ही भद्दे ढंग से चलना। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, बट आई नो दैट 20 centuries of stony sleep were vexed to nightmare by a rocking cradle। क्रैडल का मतलब होता है पालना, जिसमें एक बच्चे को झुलाया जाता है। इन लाइंस में पोइट ये कहते हैं कि डार्कनेस यानी कि अंधेरा फिर से गिरता है, लेकिन अब मुझे पता है कि 20 शताब्दियों की कठोर नींद के बाद एक रॉकिंग क्रैडल में, यानी कि एक झूलते हुए पालने में, दिन का एक परेशान करने वाला सपना सच हो जाएगा। दैट 20 centuries of stony sleep, इस लाइन को जरा ध्यान से देखिए। इस लाइन से यहां पर यह मतलब है कि 20,000 पहले जब क्रिश्चियन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, अब यह सिविलाइजेशन खात्मे की कगार पर है। और स्टोनी स्लीप यह शब्द ये बताता है कि जिंदगी अब बेचैन और कठोर हो जाएगी, जिसे आखिरकार समाप्त होना ही होगा। रॉकिंग क्रेडल यहाँ पर जीसस क्राइस्ट के बर्थ की ओर दर्शाता है, जिसने दुनिया को एक नए युग में बदल दिया था। लेकिन अब जो छवि, जो आकृति पोइट को दिखाई दे रही थी, वह छवि एक बिगड़ी हुई छवि थी और जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बुरा सपना अब सच हो जाएगा। पोएम की लास्ट लाइन्स है, एंड वॉट रफ बीस्ट इट अवर केम अराउंड एट लास्ट, स्लाउचेस टूवर्ड बेथलेम टू बी बॉर्न। बेथलेम वह जगह है जहां पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। रफ बीस्ट का मतलब है भद्दा जीव। पोइट ये कहते हैं कि वह कौन सा भद्दा जीव है जिसका समय अब आ चुका है। स्लाउचेस यानी कि धीरे धीरे अपने कंधे झुकाकर वह बेथलेम की ओर आगे बढ़ रहा है ताकि वह वहां पर जन्म ले सके। यह पोएम की लास्ट लाइन्स हैं। यहां पर रफ बीस्ट शब्द भद्दा और डरावने जीव को बता रहा है। पोइट यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि द सेकंड कमिंग, यानी कि जो दूसरा जन्म होगा, उसमें जीसस क्राइस्ट की वापसी नहीं होने वाली, बल्कि उनकी जगह किसी राक्षसी जैसी चीज का आगमन होने वाला है और वह जीव अपने कंधे झुकाकर बेथलेम की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो इस बात का संकेत देता है कि आने वाला समय विनाशकारी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, जिसमें मनुष्य अपनी नैतिकता को एकदम खो देगा और पूरे संसार में मार काट और दहशत हो जाएगी। दोस्तों, ये था इस पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन। इस पोएम में पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि आने वाला समय और भी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि यह पोएम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद लिखी गई थी। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जितनी क्रूरता की गई, उसे देखते हुए पोएट का यह मानना है कि आने वाला युग इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है और उन्होंने इस आइडिया को प्रपोज्ड करने के लिए द सेकंड कमिंग, जो कि एक रिलीजियस बिलीफ है, उसका सहारा लिया है और अपने आइडिया को यह बताने की कोशिश की है कि आने वाला समय जीसस क्राइस्ट का नहीं, बल्कि एक ऐसी आकृति का होगा
जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगी। दोस्तों, आशा है कि आपको ये पोएम आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।